जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज खुद और फिर इस केस के फरीक जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और आज उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मनी ट्रेल रख दिया, कैसे उन्होंने लंदन की जायदाद खरीदी, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, ये सब तफसीलात अदालत के सामने रख दी। अदालत ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ये बयान इस केस का रुख बदल सकता है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान कभी सामने नहीं आया था और अब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को पूरी तफसीलात बता दी हैं। साथ ही इस केस में हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, मगर सबसे अहम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान है। आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोपहर 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद अदालती कार्रवाई जारी रही। फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा आया। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती रही हूं और मेरे वकील मेरे टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची की रिहायशी हूं, लेकिन मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और जब FBR से रिकॉर्ड की मुंतकली का पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे शौहर वकील थे तो मुझे 5 साल का पाकिस्तानी वीज़ा दिया जाता था, मगर जब वो जज बन गए तो फिर 1 साल का वीज़ा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बताया कि मैंने बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर खरीदी। मैंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी, मगर कुछ अरसे के बाद फरोख्त कर दी। इसके अलावा शाह लतीफ़ के इलाके में खरीदी गई जायदाद भी फरोख्त कर दी गई। मुझे ज़रई ज़मीन वालिद से मिली है। ये ज़मीन सिंध के ज़िला जैकबाबाद में है। इस ज़मीन से मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान में भी ज़रई ज़मीन है। मेरी ज़रई ज़मीन की देखभाल मेरे वालिद किया करते थे। हुकूमत को मेरी ज़मीन के बारे में पता है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे वकील रिहान नकवी ने मुझे बताया था कि ज़रई आमदनी काबिल टैक्स नहीं है। मेरे वकील ने ही मुझे मशवरा दिया था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को फॉरेन करेंसी अकाउंट का रिकॉर्ड भी दिखाया और बताया कि 2003 से 2013 तक रकम इसी अकाउंट से बाहर गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदालत को दिखाया कि यह अकाउंट उन्हीं के नाम पर है। साथ बताया कि बैंक 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे नाम से रकम अकाउंट से लंदन भेजी गई। जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 7 लाख बरतानवी पाउंड की रकम ट्रांसफर की गई और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर की गई वो भी मेरे नाम पर है। उन्होंने अदालत को बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड भी दिखाया और कहा कि बरतानिया ने ज्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड भी किया, जबकि पाकिस्तान में FBR से रिकॉर्ड लेने गई तो मुझे कई घंटे इंतजार कराया गया और एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुझे भेजा गया। मेरे बारे में ऐसे केस बनाया गया जैसे मैं किसी जुर्म की मास्टरमाइंड हूँ। जिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं 2018 के मालियाती गोशवारों में लंदन की जायदाद के बारे में बता चुकी हूँ, जिस पर अदालत ने उनसे 2018 में मालियाती गोशवारों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिससे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे 2 घर किराए पर हैं और एक में मेरा बेटा रहता है। बरतानिया में मेरे बेटे को हिरासत भी किया गया। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपके पास 2 फोरम्स हैं, एक ये कि मामला FBR में भेजा जाए, दूसरा फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, आप वहां मौक़िफ़ दे सकती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए के हवाले से भी मुतमईन है। आपके पास सवालात के मजबूत जवाब हैं, मुतालिका अथॉरिटीज़ को इन दस्तावेज़ात से मुतमईन करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं पूछी गई, 13 महीने मैंने इंतज़ार किया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम जजेस काबिल एहतसाब हैं, जजेस निजी और पब्लिक ज़िंदगी में जवाबदेह हैं। आप एक जज की शरीके हयात हैं, आपने जो जवाब दिया वो कानून का तकाजा है, हम दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज़्यादा जवाबदेह हैं। इससे पहले अदालती कार्रवाई में हुकूमती वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इस मुकदमे का मवाद, दस्तावेज़ात कैसे इकट्ठी हुई।
जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि तशद्दुद के बगैर हासिल मवाद काबिल कबूल दस्तावेज हैं। अमेरिका में चौथी तरमीम के मुताबिक शवाहिद की तलाश कानूनी है। बरतानिया में जासूसी और छुपकर तस्वीर बनाने को काबिल कबूल शवाहिद करार दिया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो सकती है, मैं गोल्फ क्लब जाता हूँ, मेरी तस्वीर ली जाती हैं, ये तो ऐसे ही होगा कि जमहूरियत से फाशिज्म की तरफ बढ़ा जाए। फरोग नसीम ने कहा कि मैं फाशिज्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात शवाहिद इकट्ठा करने की हो रही है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे गर्ज नहीं कि पब्लिक डोमेन में जायदादें पड़ी हैं या नहीं, इन जायदादों को ढूंढने के इख्तियारात कहाँ से लिए गए। सवाल यह है कि किस तरह से पता चला कि लंदन में जायदादें हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क दिए कि आओ जायदादें ढूंढने का इख्तियार कहाँ से हासिल किया गया। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि सहाफ़ी की तरफ से मालूमात आ गई तो इसकी हकीकत का पता चलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सहाफ़ी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा जिसकी वो सोच छुपाए। मेरी तशवीश ये है कि शवाहिद किस तरह तलाश किए गए, ये कोई नहीं कहता कि जज जवाब दे नहीं है। जज चाहता कि मेरी प्राइवेसी भी हो और मेरी इज्जत का ख्याल भी रखा जाए, ये जज चाहता है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ज़िया नामी शख्स के पास इख्तियार नहीं था कि वो निजी जासूस की खिदमत हासिल करे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर किसी जज के खिलाफ मवाद इकट्ठा नहीं हो सकता। फरोग नसीम ने दलील दी कि बरतानिया ने तमाम जायदादों की तफसीलात इंटरनेट पर डाल दी हैं, वेबसाइट से मालूमात लेने से राजदारी के हक का इतलाक नहीं होता। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का दुरुस्त नाम हमें मालूम नहीं, हुकूमत को अहलिया का दुरुस्त नाम कैसे पता चल गया। बुनियादी सवाल यह है कि हुकूमत के पास इख्तियार कहाँ से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या हुकूमत ने अब्दुल वहीद डोगर से पूछा कि वो मालूमात किधर से लेकर आए हैं। साथ ही जस्टिस मकबूल बाकिर ने यह सवाल उठाया कि वहीद डोगर को कैसे पता चला कि ये जायदादें गोशवारों में जाहिर नहीं की गईं। फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि अब्दुल वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में अदालत मालूमात के ज़राए नहीं पूछती। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का भी जिक्र आया और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज को मालूम होना चाहिए कि वो अवाम की नज़रों में है। हम जजेस को इस हवाले से मोहतात होना चाहिए। आपकी नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या होता है ये आपको इल्म नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने मालूमात हासिल कर ली और फिर अपने पास रख ली ताकि उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई पिच से बाहर निकल कर खेले। इंजीनियरिंग के इल्जामात हैं और बदकिस्मती से हम इस्तेमाल हुए। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपकी वजारत ने तैनात किया। हम उसे ठीक करेंगे और हो सकता है इसी फैसले में इसे ठीक कर दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज जिनका माजी खराब रहा उनकी तो कोई निगरानी नहीं की गई। जज अरशद मलिक को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी फैसले में लिखेंगे। तमाम कार्रवाई के बाद वहीद डोगर को लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकता तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आ गई। 8 घंटे तवील समाअत के दौरान वफाक के वकील फरोग नसीम ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सदर, वजीर आजम और दीगर फरीक़ैन के वकला ने फरोग नसीम के दलाइल को ही अपना मौक़िफ़ करार दे दिया। अब केस की अहम समाअत कल होगी। ये केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है मगर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। इस हवाले से हम बात करेंगे कमरा अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से और उसके बाद हमारे साथ साबिक जज मौजूद होंगी, वकील मौजूद होंगे, टैक्स एक्सपर्ट मौजूद होंगे कि अब ये मामला कहाँ खड़ा है। पहले अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप बताइएगा, बहुत सारे सवालात थे, क्या जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया उन सवालात का जवाब दे पाई कि प्रॉपर्टी लंदन में कैसे ली, पैसे कैसे गए, क्या ऑफिशियल चैनल से गए जब वो पाकिस्तान से गए या नहीं गए, और ये सब उनका अपना था, इंडिपेंडेंट था, जैसे काजी फाइज ईसा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। क्या इन तमाम चीज़ों का से वो मुतमईन कर पाई हैं, डॉक्यूमेंट्स दे पाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये वो सवालात हैं जिनके बड़े तफसील के साथ आज मिसेस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने दिए हैं। जो वीडियो लिंक के ऊपर आज वो अदालत में तो नहीं आई लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए फुल कोर्ट के रूबरू जो है उन्होंने ये बयान दिया है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या ये पैसे जो हैं वो कैसे गए, किस चैनल से गए, तो इस हवाले से उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बताया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन स्कूल सिस्टम जो है वहाँ पढ़ाती थी, उससे जो इनकम होती थी। फिर दूसरा जो है वो उनका कहना था कि जो है उनकी उन्होंने एक लेडी खातून के साथ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी जिसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स के अंदर मौजूद है। एक उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो क्लिफ्टन में थी
کراچی میں اور دوسری شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر وہ پراپرٹی فروخت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس کا انکم ٹیکس میں ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کبھی اس حوالے سے سوال نہیں کیا. پھر دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ ایک بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ انہیریٹڈ ایگریکلچر لینڈ ہے اور تقریباً 1000 ایکڑ سے زائد جو ہے وہ زرعی اراضی ان کی انہیریٹڈ ہے جو کہ ان کو ان کے والد سے ملی ہے. اور وہ انہیریٹڈ جو پراپرٹی ہے وہ تقریباً 1000 ایکڑ کی ہے اور انہوں نے ایک خسرہ نمبر ایک پراپرٹی کا خسرہ نمبر جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا یہ خسرہ نمبر 143 سے 206 یہ سارے خسرہ نمبر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وہ اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ داخل کرتی رہیں ریحان نقوی جو ان کے ٹیکس ایڈوائزر ہیں ان کی ایڈوائس کے اوپر, اور ان کو یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ جو ایگریکلچر انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے تو لہٰذا اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کی انکم ہوتی تھی وہ اپنی اس انکم کے اوپر ٹیکس ادا کرتی تھیں اور کرتی رہی ہیں جس طرح سے قانون اور رجیم چینج ہوتی گئی, جس طرح ان کو ایڈوائس کی جاتی رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے پاکستان سے کیا باہر جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گئے یا تھرو بینکنگ چینل گئے. تو انہوں نے کہا کہ 2003 میں اس وقت کی مجھے ٹیکس ایڈوائس یہ ملی کہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کے اوپر پروفٹ ملتے ہیں, اور میں نے کیونکہ پراپرٹی بھی خریدنی تھی تو لہٰذا اپنے ٹیکس ایڈوائزر کی ایڈوائس کے اوپر میں نے 2 بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو ہے اس کے اندر کھولے. ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈالر اکاؤنٹ ہے اور ایک پاؤنڈ اکاؤنٹ ہے. اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کیونکہ باہر خریدی جاتی ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر نہیں, شناخت جو پاسپورٹ ہے اس کی آئیڈینٹی پر ہوتی ہے, تو اسی آئیڈینٹی پر میں نے یہ پراپرٹی خریدی اور اسی آئیڈینٹی کے اوپر میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بھی ہے. تو میرے ہی اکاؤنٹ سے میرے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر یہ رقم ٹرانسفر ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ 2003 سے 2014 کے درمیان میں یہ تقریباً 7 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو 2009 سے پہلے یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے 6 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو چکے ہوئے تھے وہاں پہ. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ تو ایک بالکل پوری ٹریل دی انہوں نے کہ جو پراپرٹیز تھیں وہ انہوں نے فروخت کی, انکم ٹیکس ریکارڈ کے اندر ان کی ریکارڈ سارا موجود ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ تھرو بینکنگ چینل پاکستان سے باہر بھجوائی گئیں. دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی, کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ملینز آف پاؤنڈ کی پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کی رقم بتائی جاتی ہے, جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی ہے میری پراپرٹیز ہیں وہ کراچی اور اسلام آباد کے اندر اچھی جگہ پہ اگر کوئی ایک 500 گز کا گھر اگر خریدا جائے تو یہ اس کے برابر رقم بنتی ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ ٹیکس اتھارٹیز جیسے جیسے رجیم چینج ہوتی رہی 2018 میں وہ اپنی ان پراپرٹیز کو اپنی پراپرٹیز یہاں پہ ٹیکس ریٹرن کے اندر شو کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ کے اندر بھی ٹیکس دیتی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ٹیکس دیتی ہیں, اور جو 21 جنوری 2020 کو بھی تک انہوں نے جو اپنا آخری ٹیکس ریٹرن جمع کروایا پاکستان کے اندر اس پہ 76 لاکھ روپے سے زائد جو ہے وہ ٹیکس انہوں نے ادا کیا ہے. جیسے جیسے ٹیکس رجیم کے حوالے سے جو قانون تبدیل ہوتے گئے اور ان کو جو قانونی ایڈوائس ملتی گئی اس کے مطابق وہ کرتی گئیں. تو انہوں نے یہ جو ہے یہ تو ساری منی ٹریل جو ہے انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ بتا دی. بہت شکریہ کریم صدیقی, ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے.